एफटल को अपनी थर्ड लाइफ जीते हुए 3 साल हो चुके हो। 3 सालों में एफटल की रिसर्च और मैजिकल बुक्स के जरिए ये पता चल जाता है कि वो उसी सेम दुनिया में है जो वो पिछले जन्म में रहता था। लेकिन लाइट एम्पीरियर की डेथ को 4 साल हो चुके हैं। अगली ही सुबह उसका बड़ा भाई फ्रेजिया घर आता है। वो हर महीने घर के खर्चे के लिए पैसे देकर उसकी मदद करता है। तभी उसकी नजर एफटल पर पड़ती है, जो इतनी छोटी उम्र में भी एक एडवांस मैजिक बुक पढ़ रहा होता है। फ्रेजिया हैरान होकर पूछता है, क्या उसे बाकी ये सब समझ आ रहा है? एफटल मुस्कुरा कर कहता है, उसे ऐसी बुक्स बहुत पसंद है। ये सुनकर प्रेशा उसको प्रॉमिस करता है कि अगली बार जब वो आएगा तब उसके लिए ऐसी और भी बुक्स लेके आएगा। बात करते करते प्रेशा कहता है कि अगर उनके फादर ये सब देखते तो उन्हें एप्रिल पे जरूर गर्व होता। ये सुनते ही एप्रिल पूछता है कि वो अपने फादर से कब मिलेगा। फ्रेजर उदास होकर बताता है कि उनके फादर बहुत बिजी रहते हैं। एप्रिल के फादर डूक ऑरकॉट और जुल किंगडम के सबसे पावरफुल मैजिक नोबल में से एक है। और सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि डूक ऑरकॉट असल में एप्रिल के ही ब्लड लाइन के डिसेंडेंट है। एप्रिल की माँ के पास मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं होने की वजह से डूक की फैमिली ने माँ और बेटे को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और उन्हें फैमिली से दूर रहने पर मजबूर कर दिया। इसलिए डूक ने कभी एप्रिल को अपना बेटा नहीं माना। सिर्फ फ्रेजर ही था जो चुपके से उन दोनों की मदद करता था। लेकिन एप्रिल का इन फैमिली प्रॉब्लम से ज्यादा मतलब नहीं था। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ मैजिक थी। कुछ देर बाद फ्रेजर पूछता है कि फ्यूचर में वो क्या बनना चाहता है। एप्रिल बिना सोचे जवाब देता है कि वो कैपिटल की मैजिक एकेडमी ज्वाइन करके मैजिक की पढ़ाई करना चाहता है। लेकिन उसकी माँ तुरंत उसे रोक देती है। वो याद दिलाती है कि एप्रिल भी उसकी तरह बिना मैजिक एटीट्यूड के पैदा हुआ है, इसलिए उसके लिए मिलिट्री स्कूल ही सही रहेगा। फ्रेजर भी इस बात पर एग्री करता है। वो बताता है कि उसने मिलिट्री एकेडमी टॉप की थी और वो एप्रिल के फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ये कहकर वो एप्रिल को स्वॉर्ड ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। ट्रेनिंग के दौरान एप्रिल समझ जाता है कि फ्रेजर हमेशा से उसे मिलिट्री स्कूल भेजना चाहता था, लेकिन हिम्मत करके वो फिर से कहता है कि उसका असली सपना मैजिक एकेडमी ही है। फ्रेजर शांत आवाज में समझाता है कि बिना मैजिक एप्टीट्यूड के ये मुमकिन नहीं है, लेकिन एप्रिल हार नहीं मानता। वो कहता है कि एप्टीट्यूड चाहे जीरो हो, माना और मैजिक दोनों उसके पास है और अगर उसे मैजिक एकेडमी में पढ़ने का मौका मिले तो शायद वो अपनी लिमिट्स तोड़ने का तरीका ढूंढ लेगा। ये बात सुनकर फ्रेशर एक चैलेंज रखता है। वो एक स्पेल कास्ट करेगा। अगर एप्रिल उस स्पेल को कॉपी कर पाया तो खुद उसे मैजिक एकेडमी रिकमेंड करेगा। अंदर ही अंदर फ्रेजा को पूरा यकीन था कि एप्रिल फेल हो जाएगा। इसके बाद वो लेवल 2 का विंड मैजिक कास्ट करता है, जो एक ही बार में सामने का पेड़ काट देती है। लेकिन स्पेल देखते ही एप्रिल कहता है बस इतना ही, और अगले ही पल बिना चैन किए वो एक स्पेल कास्ट कर देता है, जो कि कॉपी नहीं बल्कि लेवल 4 का स्पेल होता है, जिसको कास्ट करने के लिए सालों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ये देखकर फ्रेंशा के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि बिना मैजिक एप्टीट्यूड वाला बच्चा इतना पावरफुल मैजिक कैसे यूज कर सकता है। लेकिन एप्रिल रीइंकार्नेशन का सच्चाई नहीं बता सकता, इसलिए वो बस इतना कहता है कि वो खुद नहीं जानता, ये सब उसे नेचुरली आता है। फिर वो कैजुअली बोल देता है कि जरूरत पड़ी तो वो लेवल 10 का मैजिक भी यूज कर सकता है। ये सुनते ही फ्रेशा शॉक से वही बेहोश हो जाता है। तब एप्रिल को पता चलता है कि पिछले 400 सालों में मैजिक का लेवल बहुत नीचे गिर चुका है और लेवल 10 मैजिक लगभग गायब हो चुका है और बिना चैन के स्पेल कास्ट करना किसी मिरेकल से कम नहीं। इसलिए एप्रिल डिसाइड करता है कि अब से वो अपने असली स्ट्रेंथ सबसे छुपा कर रखेगा। फ्रेशा को होश आने के बाद एप्रिल बात को संभाल लेता है और कहता है कि शायद गिरते हुए ट्री की वजह से उसे सब सपना लगा हो। हैरानी की बात यह थी फ्रेशा भी उस बात को मान लेता है। उस दिन के बाद से एप्रिल बाहर से मिलिट्री स्कूल की ट्रेनिंग करता है, लेकिन चुपके चुपके अपनी मैजिक की प्रैक्टिस भी जारी रखता है। साथ ही फ्रेशा उसके शॉर्ट ट्रेनिंग भी कंटिन्यू रखता है। शुरुआत में एप्रिल बार बार हारता है, लेकिन उसकी इंडोमेटेबल स्किल हर बार हारने के बाद उसे और मेहनत करने की हिम्मत देती है। समय के साथ उसकी शॉर्टशिप काफी इंप्रूव हो जाती है। 10 साल की उम्र तक वो एक ही बार में मोटी लकड़ी जैसे लोगों को टुकड़ों में काट सकता था। उसके दिमाग में एक नया गोल था, अगर वो मैजिक और स्वॉर्ड दोनों में मास्टर बन गया तो दुनिया का सबसे पावरफुल मैजिक स्वॉर्डमैन बनना भी बुरी बात नहीं होगी। फ्रेजर हफ्ते में 3 दिन उसे ट्रेनिंग देता था, लेकिन एक दिन वो बताता है कि आज की ट्रेनिंग थोड़ी अलग होगी। कुछ ही देर बाद वहाँ एक बहुत ही बड़ा और मस्क्यूलर आदमी आता है। उसका नाम था मोरिया, जो अफजल किंगडम का फॉर्मर नाइट कमांडर रह चुका था। आते ही वो एप्रिल को ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। जैसे ही फाइट शुरू होती है, मोरिया की ओवरवेलमिंग प्रेजेंस देखकर एप्रिल एक पल के लिए वही रुक जाता है। ये देखकर मोरिया खुद पहला अटैक कर देता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे एप्रिल उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर फिजिकल एनहांसमेंट मैजिक का यूज करके वो लगातार काउंटर अटैक्स करता रहता है, जिसे देखकर मोरिया भी इंप्रेस हो जाता है। फ्रेजा बताता है कि
भले ही एप्टिल के पास मैजिक एप्टीट्यूड 0 हो, लेकिन माना कंट्रोल करने की उसकी एबिलिटी किसी एक्सपीरियंस मेज से कम नहीं। फाइट धीरे धीरे और इंटेंस होने लगती है, लेकिन एक्सपीरियंस के सामने एप्टिल प्रेशर में आ जाता है। तभी उसे अपनी पहली लाइफ की एक मार्शल आर्ट टेक्निक याद आती है। जैसे ही मोरिया अटैक करता है, एप्टिल उसी की फोर्स का यूज उसके ही खिलाफ करता है और एक परफेक्ट शोल्डर थ्रो से उसे सीधा जमीन पर गिरा देता है। कुछ पल के लिए पूरा मैदान शांत हो जाता है। फिर मोरिया हंसने लगता है और कहता है कि एप्टिल ने टेस्ट पास कर चुका है। एप्टिल हैरान होकर पूछता है कौन सा टेस्ट। पेरशा सच बताता है। मोरिया असल में अजुल मिलिट्री साइंस एकेडमी का हेड मास्टर है और आज का ड्रिल एंट्रेंस एग्जाम था। एप्टिल की परफॉर्मेंस देखकर मोरिया ने उसे ऑफिशियली एकेडमी में एडमिशन दे दिया। ये सुनकर एप्टिल बस चुपचाप खड़ा रह जाता है। उसने तो सिर्फ ट्रेनिंग समझकर फाइट की थी, लेकिन बिना जाने ही मिलिट्री साइंस एकेडमी का एडमिशन एग्जाम क्लियर कर दिया। समय बीतता गया और देखते ही देखते एप्टिल 14 साल का हो चुका होता है। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। सब लोग घर के अंदर थे, लेकिन एप्टिल चुपके से जंगल में अपने मैजिक प्रैक्टिस कर रहा था। ये उसके लिए परफेक्ट टाइम था, क्योंकि बारिश और बिजली की आवाज के बीच उसका स्पेल कोई नोटिस नहीं कर सकता था। वो अपने लेवल 10 लाइटनिंग मैजिक कास्ट करता है। आसमान से गिरती भयानक बिजली पूरे जंगल को हिला देती है। दूर से ये देखकर प्रेशा घबरा जाता है। उसे लगता है कहीं एप्टिल पर असली बिजली तो नहीं गिरी। जब वो एप्टिल को बिल्कुल ठीक देखता है, तब जाकर उसकी जान में जान आती है। उसके बाद वो एप्टिल को याद दिलाता है कि अगले साल वो 15 साल का हो जाएगा और उसे मिलिट्री साइंस एकेडमी ज्वाइन करनी होगी। लेकिन एप्टिल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने पहले ही फैसला कर लिया था कि वो मिलिट्री स्कूल नहीं जाएगा। जैसे ही उसे मौका मिलेगा, वो घर छोड़कर सीधा मैजिक एकेडमी की तरफ निकल पड़ेगा। चाहे उसके पास मैजिक एप्टीट्यूड हो या ना हो, वो अपना सपना कभी नहीं छोड़ेगा। फिर पेशा बताता है कि ड्यूक ऑरकाट ने एप्टिल को मेंशन बुलाया है। ये सुनते ही उसकी माँ खुश हो जाती है। उन्हें लगता है कि इतने सालों बाद आखिरकार ड्यूक ने एप्टिल को अपना बेटा मान ही लिया। प्रेशा भी काफी खुश होता है, लेकिन एप्टिल के दिल में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। जो इंसान 14 साल तक उसे मिलने भी नहीं आया, उससे मिलने की उसकी भी कोई खास इच्छा नहीं थी। फिर भी अपनी माँ और प्रेशा की खुशी के लिए वो उनके साथ ड्यूक के मेंशन चले जाता है। एप्टिल के मन में एक सवाल था, आखिर उसका अपना डिसेंडेंट कैसा इंसान होगा। एप्टिल रिस्पेक्ट के साथ उन्हें फादर कहकर बुलाता है, लेकिन ड्यूक ठंडी आवाज में कहता है, मुझे फादर मत कहो, मेरे लिए सिर्फ ड्यूक ऑरकाट ही काफी है। वो साफ कह देता है कि उसने कभी एप्टिल को अपना बेटा नहीं माना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास मैजिक एप्टीट्यूड नहीं था। फिर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लाइटिंग एम्पियर के डिसेंडेंट होकर भी उसके अंदर जरा सा भी टैलेंट नहीं है। ये सुनकर एप्टिल बस अंदर ही अंदर सोचता है, अगर असली लाइटिंग एम्पियर ये सब सुन रहा होता तो शायद सबसे ज्यादा वो खुद ही रोता। फिर ड्यूक उसके बड़े बेटे जोआकिम को ऑर्डर देता है कि वो एप्टिल की स्ट्रेंथ टेस्ट करे। वो देखना चाहता है कि एप्टिल वाकई मिलिट्री साइंस एकेडमी में सरवाइव करने लायक है भी या नहीं। ये ऑर्डर सुनते ही जोआकिम के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। ये था एपिसोड 2 का रिकैप। सब्सक्राइब करो ऐसे और भी एनिमे रिकैप देखने के लिए।